अस्सलाम वालेकुम। वेल आई होप कि आप लोगों को पिछले 4 लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे, जिसमें आप लोगों ने अपना एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट करना था। फिर उसी डिज़ाइन की निस्बत से आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी थी कि आप अपने एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के साइज़ क्या रखेंगे। इसके बाद उसी डिज़ाइन की जो आपने एक अज़्यूम किया था और जिसकी कैलकुलेशंस की थी, उसी डिज़ाइन का आपने एक्सएफएलआर पे अपना एयरक्राफ्ट भी डिज़ाइन कर लिया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जो कि है डिज़ाइनिंग द सेम एयरक्राफ्ट ऑन डॉट कॉम। वेल डॉट कॉम जो है यूएस एयरफोर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वो यूएस एयरफोर्स जो है वो अपने एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंसेस वगैरह चेक करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट इस पे डिज़ाइन करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। वेल डॉट कॉम में और एक्सएफएलआर में मेजर फ़र्क यही है कि एक्सएफएलआर में आप अपने एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग करते-करते साथ में उसका रिस्पॉन्सेज़ भी इन रियल टाइम सामने-सामने देख रहे होते हैं। मतलब आप जो भी अपनी चेंजेज़ कर रहे हैं, आपको सामने अपनी वही चेंजेज़ दिख रही होंगी और आप वहाँ पे बस अपनी न्यूमेरिक अ, एंटर करते हैं, जो भी आप लोगों की रीडिंग्स होती हैं या जो वैल्यूज़ होती हैं, वो आप अपने न्यूमेरिक थ्रू एंटर करते हैं और जो भी आपने अपना सपोज़ कर लें कि अपनी बॉडी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बॉडी में तो आप लोग सिंपल अपनी ग्राफ्स को मूव करते हुए अपनी बॉडी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जिस तरह की भी आप लोगों को चाहिए थी। और अगर विंग्स डिज़ाइन करने थे, तो आपने विंग का एयरफॉइल नंबर डाल दिया और फिर उसकी फर्दर डिटेल्स डाल दी, कितनी इसकी लेंथ रखनी है, कॉर्ड क्या रखना है वगैरह-वगैरह। तो आप लोगों की वहाँ पे डिज़ाइनिंग हो जाती थी। यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि आप यहाँ पे तमाम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कोडिंग बेस्ड। डॉट कॉम में आप कोडिंग बेस्ड वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे भी न्यूमेरिक ही हैं। बस फ़र्क ये है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है इन शॉर्ट नोटपैड पे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। खैर मैनुअल पे मैं ज़्यादा गौर नहीं करूँगा क्योंकि मैनुअल में बस डिटेल्स हैं कि डॉट कॉम क्या है, कैसे काम कर रहा होता है, वगैरह-वगैरह। अच्छा डॉट कॉम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसकी 2 मेन वजूहत हैं। पहली तो ये कि ऐसा नहीं होता कि मैं अपने एक एयरक्राफ्ट को एक सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करके उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, उसी को परफेक्ट मानते हुए अपने एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन पे चले जाऊँ। अब ये तो चलें आप आरसी एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, उसको इस पे सिमुलेट करके देखेंगे। मगर ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ होते हैं बड़े एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, कमर्शियल हो गए या फाइटर हो गए, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है कि आप कभी भी एक सॉफ्टवेयर पे पूरे तरीके से एतमाद नहीं करते। मतलब आप हमेशा एक बैकअप रखते हैं ये चेक करने के लिए कि मेरे जो रिज़ल्ट्स आए थे, वो दोनों पे सिमिलर आए हैं या नहीं? या मेरे पिछले में कोई गलती थी या मैं जो नए काम कर रहा हूँ उसमें कुछ मिस्टेक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि दोनों आपस में सिमिलर आ रहे हों जो मेरे रिज़ल्ट्स हैं। खैर दूसरी इसकी वजह ये है कि हम आगे की लैब्स में अपने एयरक्राफ्ट के लिए एक ऑटोनॉमस फ्लाइट का पैकेज बनाएँगे, जो कि ज़ाहिर बात है किसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू मेरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा होगा। फ्लाइट तो नॉर्मली आप लोगों की मैनुअली होगी, मतलब इन सेंस के टेक ऑफ और लैंडिंग मैनुअल होगी, मगर इन फ्लाइट हम अपने एयरक्राफ्ट को ऑटोनॉमस पे फ्लाई करके चेक करेंगे कि जो हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की वो प्रॉपर है या नहीं। अब इस डिज़ाइनिंग में होता क्या है कि हमें ज़ाहिर-सी बात है मेरे पूरे एयरक्राफ्ट के रियल पैरामीटर्स चाहिए होते हैं कि मैंने क्या इनपुट्स दिए, मेरे पास क्या आउटपुट्स आए, सिमुलेशन हुई, क्या रिज़ल्ट्स आए, वो सब मुझे चाहिए होंगे वो पैरामीटर्स। तो हम काम करेंगे मैटलैब के ऊपर और मैटलैब में एक हमारे पास अपडेटेड वर्ज़न में एक ब्लॉक ऐसा है जो हमारे डॉट कॉम की एक जनरेटेड फ़ाइल को एक्सेप्ट करता है और उसके पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करके हमें मैटलैब में ही आउटपुट दिखाता है। खैर ये 2 मेन वजूहत हैं डॉट कॉम यूज़ करने की। कैसे करते हैं उस पे आ जाता हूँ। मैनुअल आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ़ डिटेल्स हैं कि डॉट कॉम क्या था, कब बना, क्या कि किन-किन कामों के लिए यूज़ होता है, उसमें क्या-क्या होता है। खैर हम आते हैं डॉट कॉम के ऊपर। अच्छा डॉट कॉम का मैं आप लोगों को फ़ाइल दे दूँगा। एक्सी फ़ाइल होती है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, आपके पास इस तरीके का डॉट कॉम का एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे। आपने जस्ट सिंपली इसको ओपन करना है। आप आ जाएँगे यहाँ एग्ज़ाम्पल्स में और इसके बाद आप लोग सेलेक्ट करेंगे साइटेशन की फ़ाइल।
साइटेशन क्या है, हमारे पास एक तरीके से रैंडम फाइल होती है, उसके अंदर कोई भी एक रैंडम एयरक्राफ्ट होता है। उसमें हम साइटेशन का मकसद ये है कि रैंडम कोई चीज़ होती है इसके अंदर, और इसके अंदर भी इसी तरीके से रैंडम फाइल पड़ी हुई है। अच्छा, इसको खोलने का वाहिद मकसद यही है कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स मैंने पुट करने हैं या जो फील्ड्स में मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, उस हर चीज़ की डिटेल है मेरे पास, कि अगर मैं फला चीज़ में कोई वैल्यू पुट भी कर रहा हूँ तो उसकी वजह क्या है और मैं क्या वैल्यू पुट करूँ। दूसरी बात ये कि आप लोग साइटेशन की फ़ाइल को देखो रन करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो वो एक डॉट कॉम इनपुट में एक बैच फ़ाइल के थ्रू ये रन हो जाएगी। ये मैंने डबल क्लिक किया, मेरे पास ये इस तरीके का डिस्प्ले आने लगेगा, जो मेरे एयरक्राफ्ट का होगा। अब चूँकि इसमें कुछ अलग पैरामीटर्स हैं तो इस तरीके की इस एयरक्राफ्ट के पैरामीटर्स हैं, तो ये वाली एयरक्राफ्ट इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। जब मैंने इस फ़ाइल के अंदर एडिटिंग करनी है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके हमेशा नोटपैड प्लस प्लस में खोलूँगा। मैंने अभी भी इसको ऐसे ही किया, नोटपैड प्लस प्लस में खोली, ये एक फ़ाइल मेरे पास खुल गई है, फ़ाइल का नाम कुछ इस तरीके का। अच्छा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैटलैब पे भी काम किया है, किसी भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे अगर हम काम करते हैं तो हमें हर किसी चीज़ में कमेंट आउट करने का कुछ सीन होता है, किसी में हम परसेंटेज से कमेंट आउट करते हैं, किसी में हम स्टार से कर रहे हैं, इसमें भी स्टार से कमेंट आउट हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अपने मतलब के लिए लिखनी हो, जो सिर्फ़ आपको पता रहे या याद रखने के लिए कोई चीज़ लिखनी हो, तो उसे आप कमेंट आउट करके इसमें भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कमेंट आउट का जो स्टार है वो हमेशा इसी लाइन में हो, वो बाहर नहीं जा रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी आगे या पीछे होगा ना, ख़ैर पीछे तो नहीं हो सकता, आगे होगा, तो ये कोई एरर जनरेट करता है, क्योंकि इसके हिसाब से स्टार की पोज़ीशन हमेशा बिल्कुल लेफ्ट पे होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ अगर कमेंट आउट करके लिखनी है, किसी चीज़ को कमेंट आउट करना है, तो उसमें स्टार हमेशा लेफ्ट साइड पर हो, वो प्रॉपर लेफ्ट साइड पे, आगे पीछे ना। ख़ैर इसकी बेसिक कमांड्स पे आते हैं। कुछ कमांड्स हैं, अच्छा सब आपने यूज़ नहीं करनी है, हम बिल्कुल डिटेल में भी नहीं जा रहे, हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ सिखाऊँगा कि कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम लैब व्यू पे आते हैं तो बेसिक चीज़ें प्लस माइनस करने की होती हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी मैं बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ। और डिटेल में जाना है तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप पढ़-पढ़ के उसकी वैल्यूज़ देख-देख के आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बेसिक में क्या है हमारे पास, डायमेंशन क्या रखनी है? डायमेंशन क्या रखनी है? मतलब ये है, अब अगर मुझे जैसे डायमेंशन रखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल DIM पे अभी फ़िलहाल जाता हूँ। कहाँ है भाई? ये रहा। इसमें क्या बता रहा है कि भाई डायमेंशन आपने कौन-सी रखनी है? आप फीट में भी रख सकते हो, इंचेस में रख सकते हो, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो सपोज़ करो मैंने अपने पूरे एयरक्राफ्ट की कैलकुलेशन फीट्स में की है तो मैं फीट रहने दूँगा। अगर मैंने इंच की है तो मैं इंच में कर दूँगा। अगर मैंने मीटर में की है तो मीटर रखूँगा, या सेंटीमीटर में की है तो सेंटीमीटर रख दूँगा। सही, अभी फ़िलहाल मेरा फिट है तो मैं फिट में ही रहने दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपनी जितनी भी मूवमेंट्स दिखानी है, वो एंगल ऑफ अटैक की है या मेरे विंग्स की है या एलेरॉन की है, रडर की है, वो मैंने डिग्रीज़ में दिखानी है तो मैंने जस्ट डिग्री में रहने दिया। सही है। इसके अलावा एक है मेरे पास डैम्प, जो कि एक्चुअली मेरा डायनामिक डेरिवेटिव रिजल्ट्स मुझे दिखाएगा, जो मेरे आउटपुट्स क्या होंगे। इसके अलावा एक पार्ट डैम्प और पार्ट को आप नहीं छेड़िएगा, ये चीज़ें अगर आप लोगों ने चेंज करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो कहूँगा कि आप मूवमेंट की डिग्री में ही रहने दें। हाँ, डायमेंशन अगर किसी ने अलग-अलग वैल्यूज़ में निकाली है तो वो चेंज कर सकता है। सही है। अच्छा, इसके बाद कुछ फ्लाइट कंडीशंस मैंने सेट करनी है, जिसमें मैं अपने एयरक्राफ्ट की सिमुलेशन करना चाह रहा हूँ। उसमें क्या-क्या है? मेरा वेट है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और गाइड कर दूँ कि जितने भी नीचे भी पैराग्राफ्स जो शुरू होंगे ना, ज़ाहिर बात है डिटेल्स के बाद कुछ पैराग्राफ शुरू हो रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें आप लोगों के पास डिफाइन हुई हुई हैं। फ्लाइट कंडीशंस हैं, कुछ मेरे नॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, कुछ मेरी पोज़ीशंस के होंगे, कुछ मेरी बॉडी के होंगे। तो पैरामीटर्स हैं ना, हर पैरामीटर का स्टार्ट और एंड जो है वो डॉलर के साइन पे हो रहा है। ये भी अगर आप मिस करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी पैराग्राफ आपका स्टार्ट और एंड हो रहा है वो डॉलर के साइन पे हो रहा है। खैर, पहला मेरे पास इनपुट है फ्लाइट कंडीशंस में वेट का। तो वेट आप लोगों के पास जो है ये एक्चुअली टोटल वेट है। इसमें आप अपनी मोटर भी अज़्यूम कर रहे हैं, अपनी बैटरीज़ जो आप सर्वोस लगा रहे हैं, या जो आपके लैंडिंग गियर्स ख़ैर आपने ऐड किए हों ना किए हों, नहीं लैंडिंग गियर छोड़ दीजिएगा, बाकी चीज़ों के टोटल वेट जो है वो आप अज़्यूम कर लीजिए। 2 केजी हो सकता है, ढाई केजी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इन केजीज़ मेंशन करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो हमेशा डेसिमल में होनी चाहिए। चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 5 हो। आपने हमेशा डेसिमल लिख के 0 लिखना।
अब आपके पास 5.5 है, 5.4 है, 5.3 है या बिल्कुल 5 है। अगर बिल्कुल 5 है तो 5.0। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये कोई एरर जनरेट करेगा, क्योंकि इसकी कमांड में है कि मेरे पास हर वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में आएगी। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि हर, अगर कोई वैल्यू बिल्कुल सिंपल भी है ना, 3 भी है या 5 है, तो 5.0 या 3.0 लिख दीजिएगा। डेसिमल में है तो अच्छी बात है। खैर, लिखा हुआ है लूप। लूप आप लोगों के पास 3 किस्म के हैं। इसमें एक है 2.0 लिखा हुआ है, तो 1.0, 3.0 और 2.0, 1.0, 2.0, 3.0, 3 किस्म के आपके पास लूप्स हैं। ये 3 लूप्स कैसे हैं कि पहले में है आपके पास आपका ऑल्टीट्यूड और मैक नंबर दोनों वेरी कर रहा। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, आपका ऑल्टीट्यूड और मैक नंबर दोनों वेरी कर रहा हो। अगर आप 2.0 सेलेक्ट करेंगे तो आपका मैक नंबर वेरी कर रहा है, ऑल्टीट्यूड फिक्स है। अगर 3 सेलेक्ट करेंगे तो आपका ऑल्टीट्यूड वेरी कर रहा है और मैक नंबर फिक्स है। आगे क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मैक्स और नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है लूप नंबर 2, मतलब मेरा मैक नंबर वेरी कर रहा है और मेरा ऑल्टीट्यूड फिक्स्ड है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया, मैंने नंबर ऑफ मैक, मतलब मैंने कितने नंबर ऑफ मैक्स देने हैं, 3 मैक नंबर पे चेक करना है, 4 मैक नंबर, अलग अलग मैक नंबर्स पे चेक करना है, तो बस यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अभी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं 2 अलग अलग मैक नंबर पे चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एन मैक में 2 लिख दिया, और मेरा एम मैक जो है उसमें मैंने अपने दोनों मैक नंबर्स मेंशन कर दिए। सही है। अच्छा, हर जो भी आप वैल्यू पुट करें उसके बाद कॉमा भी लाजमी डालना है, तो 0.4 कॉमा और 0.6 कॉमा। अब मैंने लूप 2.0 चेक किया, सेलेक्ट किया था, तो जाहिर सी बात है मेरा मैक नंबर वेरी कर रहा है, ऑल्टीट्यूड फिक्स है। तो नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड में 1.0 आ जाएगा, क्योंकि मैं एक ही ऑल्टीट्यूड पे चेक करना चाह रहा हूँ, और वो ऑल्टीट्यूड है 100। अब मैंने जाहिर सी बात है ऊपर डायमेंशन फिट सेलेक्ट की थी, तो ये भी 100 फिट है। सही है। इसके बाद मेरे पास आ रहा है नंबर ऑफ अल्फा, मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ एंगल ऑफ अटैक्स। जिस तरह आप लोगों ने एक्सएफएलआर में आई थिंक 3 to 13 सेलेक्ट किया होगा, मतलब 3 से लेके -3 से लेके 13 तक आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उस पर आप अलग अलग अपने हर एंगल ऑफ अटैक पे अपनी वैल्यूज चेक करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप टोटल नंबर ऑफ अल्फास पुट करके यहाँ पे वो नंबर्स पुट कर सकते हैं, जिसमें -16 to 24 है, और आई थिंक अलग अलग वैल्यूज हैं। 16 के बाद 8 है, 6 है, 4 है। आप चाहें तो बिल्कुल सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे एक्सएफएलआर पे किया, -3 से लेके 13 तक पुट कर दें, और वो टोटल जो नंबर होते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। आई थिंक 16 होते हैं, तो आप 20 हटा के 16 कर दीजिए, और -3 से लेके 13 तक पुट कर दें। अच्छा, इसके बाद मेरे पास 3 अलग नई वैल्यूज़ हैं, एस टी मैक है और टी एस मैक है। ये मेरे पास सबसोनिक और सुपरसोनिक मैक नंबर्स पे चेक करने के लिए है, मतलब मेरी लिमिट्स हैं, अपर लोअर लिमिट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। एस टी मैक जो है वो अपर लिमिट है, और टी एस मैक जो है वो लोअर लिमिट है। अब अगर आपने कोई वैल्यू रखनी है अपने हिसाब से जो आप चेक करना चाह रहे हो तो ठीक है। अगर कुछ नहीं रखना है तो जो वैल्यूज़ रखी हुई हैं 1.4 और 0.6 वो रहने दीजिए, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पहले से सिलेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरे पास ये ड्रैग ड्यू टू लिफ्ट की एक चीज़ है, टीआर बस यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें क्या है कि मेरे पास अगर आप रखना चाहें ड्रैग के साथ, अगर आप अपनी सिमुलेशन रन करना चाहते हैं तो 1.0 रखें, अगर आपने ड्रैग नहीं रखना तो 0.0 कर दें। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे रेफरेंस पैरामीटर्स हैं, उसमें 3 मेन चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें डालना लाज़मी है। पहला जो है मेरे विंग का एरिया है। अच्छा, ये जो आपका होगा वो आपने लिखना है, ये यहाँ पे चूँकि सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट का है, जो ज़्यादा है, आपका कम होगा तो यहाँ पे मेंशन कर दें। सी बार जो है मेरे विंग का कॉर्ड है। इसके बाद मेरा विंग का स्पैन है। अच्छा, इसके अलावा एक मेरे पास रखी हुई है ये रग एफसी, ये मेरा है रफनेस फैक्टर। अब ये तब आता है जब आपके एयरक्राफ्ट का मटेरियल पे डिपेंड कर रहा हो ना, मतलब कौन सा मटेरियल है उसके हिसाब से आपका रफनेस फैक्टर आ रहा होगा। अब चूंकि ज़ाहिर है हम तो यहाँ पे बालसा या फोम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो नेचुरल शीट मेटल और ये स्मूथ मैट पेंट या कॉम्फ्लाज पेंट की बात हो रही है। तो बेहतर ये है कि इसको हटा दीजिएगा, या अगर रहने देना है तो रैंडम रहने दें, मेरे ख्याल में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू से आपकी सिमुलेशन पर। अगर मेजर फ़र्क आ रहा हो तो बेशक इसको हटा दें, डजेंट मैटर। सही है। इसके बाद मेरे पास आते हैं सिंथेसिस पैरामीटर। अच्छा, ये मेजर चीज़ है। जिस तरह आपने अपने एक्सएफएलआर में बॉडी के ऊपर अपने विंग को माउंट किया हुआ है, या आपने अपनी टेल की एक सीजी बताई हुई है कि वो विंग से कितना दूर है, उसका सी
एक्सिस पे वो कहाँ पर है, जेड एक्सिस पर कहाँ पर है, वगैरह वगैरह आपने पोजीशंस उसमें बताई हुई हैं। इसके अलावा जब आप अपनी एक्सएफएलआर पे सिमुलेशन वगैरह रन कर लेंगे तो उसकी मेन स्क्रीन पे नीचे मेरे पास सीजी की पोजीशंस भी आ रही होती हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस की। तो खैर ये चीज़ें तो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। आप अपनी एक्स एक्सिस की सीजी और जेड एक्सिस की सीजी वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी विंग की पोजीशंस एक्स और जेड एक्सिस की वहाँ से पिक कर ली। आपने हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पिक कर ली, वर्टिकल स्टेबलाइजर की पिक कर ली। फिन को बेशक आप डिलीट कर दें, इसमें नीड नहीं है फिन की। और स्केल आपने 1.0 ही रहने दिया है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। सही है। इसके अलावा आपके पास एक है ये वर्टअप। वर्टअप में बता रहा है मुझे वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल पैनल अबव रेफरेंस प्लेन, तो इसको डिफॉल्ट ही रहने दें जो कि ट्रू है, और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। बस ये आप अपनी मेजर चीज़ें, ये चीज़ें चेंज कर लीजिएगा। अच्छा ऐसा है कि अगर आपको सीजी की पोजीशंस मिल रही हैं, बाकी विंग टेल और विंग और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेल की अगर नहीं मिल रही, तो आप इसको यहाँ से अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपने पहले, सबसे पहले आपने विंग को डिज़ाइन करके इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया, कोई भी रैंडम वैल्यू 0 0 रख दी। फिर बॉडी को इंपोर्ट किया, देख लें कितना फ़र्क आ रहा है। उस फ़र्क को आने के बाद आप यहाँ से अपनी वैल्यूज़ चेंज करते हुए विंग की पोजीशन को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड कहीं भी कर सकते हैं, ये एक्स और जेड एक्सिस को चेंज करते हुए। एक दफ़ा विंग सेट हो जाए तो उसी की पोजीशन के हिसाब से आप अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेल भी सेट कर सकते हैं, अगर आप खुद से सब कुछ करना चाह रहे हैं तो। खैर इसके बाद एक मेजर चीज़ आती है बॉडी की ड्राइंग। अच्छा इसमें आपके पास जो है वो एक्स और आर है और जेड यू जेड एल है। अब ये क्या है? खैर ये बताने से पहले मैं दो चीज़ें इसके अंदर और ऐड करना चाहूँगा, जो कि मेरी एक्स है, देन पी है, आर है एंड एस है। अच्छा इसमें हम, मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या वैल्यूज़ आएंगी, मगर इसको इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। अब आपके पास टोटल होंगी 6 वैल्यूज़, एक्स पी आर एस जेड यू एन जेड एल। सही है। इसमें हमारा क्या है कि जेड यू और जेड एल जो है वो आपके बॉडी सरफेसेस के मतलब लेवल्स हैं जेड कोऑर्डिनेट्स में, अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। सही है। इसके अलावा एन एक्स का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स ऐड करूंगा। अब यहाँ पे चूंकि 8 लिखा हुआ है तो गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब यहाँ पे 8 8 वैल्यूज हर चीज़ की गिवन है, चाहे वो एक्स है, आर है, जेड यू है, जेड एल है। अच्छा ऐसे आप चाहें तो अपनी बॉडी को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब मैं रैंडम वैल्यूज इंसर्ट करते हुए कोई बॉडी चेक कर लूँ कि किस तरीके की डिज़ाइन हो रही है। हाँ इसका एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है वो एग्जैक्टली एक्सएफएलआर जैसी ही डिज़ाइन हो रही है, क्योंकि बॉडी फिर इतना अफेक्ट नहीं करती, बनाना चाहें तो इस पर डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत मेहनत है। और सिंपल तरीका ये है कि मैं इसकी बॉडी के पैरामीटर्स अपने एक्सएफएलआर से एक्सपोर्ट कर लूँ। उसका तरीका मैं दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे अपना एक्सएफएलआर ओपन कर लिया। अच्छा जो भी आप लोग का प्रोजेक्ट है, जो भी आप लोगों ने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किया होगा वो कर लें। मैं अपनी फाइल पे आ जाऊँ। सही है। ये एयरक्राफ्ट हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें यहाँ पे देख लें आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं सारी लेफ्ट साइड पे। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी बॉडी के पैरामीटर्स पिक करने हैं। तो मैं जस्ट करंट प्लेन पे एंटर किया, मैंने यहीं पे राइट क्लिक किया, करंट प्लेन में गया और एडिट बॉडी में चला गया। एडिट बॉडी में आने के बाद यहाँ पे आपने, जाहिर बात है, यहाँ पे पूरी बॉडी डिज़ाइन की थी जो मैं पहले आप लोगों को बता रहा था। सही, यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं और इसको भी चेंज करके कर सकते हैं। तो खैर ये बॉडी के पैरामीटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं जस्ट यहाँ पे अदर पे क्लिक किया और एक्सपोर्ट बॉडी डेफिनेशन टू टेक्स्ट फाइल। सही है। टेक्स्ट फाइल पे मैंने यहाँ पे जनरेट किया, मेरे पास, मैंने बहुत दफ़ा कर लिया, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल नाम लिख देता हूँ जो एयरक्राफ्ट का है। सही, मैंने ऐसे सेव करवा दिया।
मैंने सारिम के नाम से एक्सपोर्ट किया था, सारिम डॉट टेक्स्ट की नाम की फाइल आ रही है। ये मेरे पास मेरे सारी वैल्यूज आ गए। अच्छा, अब ये क्या है, ये अलग अलग फ्रेम्स पे टूटा हुआ है। जो आप लोग एक्सएफएलआर पे डिजाइन कर रहे थे, वो आपने कुछ रैंडम आप लोगों ने फ्रेम्स बनाए होंगे ना। हम यहाँ पे देखें कितने 7 फ्रेम्स बने हुए हैं। 7 फ्रेम्स पे काम हुआ हुआ है, फ्रेम पोजीशंस 7 फ्रेम्स पे काम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 फ्रेम्स बनी हुई होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इन शॉर्ट, मैंने अपने डेटकॉम में जो मेरी बॉडी का सबसे पहला एनेक्स था, मैंने वहाँ पे 8 के बजाय 7 कर देना, क्योंकि मेरी फ्रेम 7 है। अब इसमें से कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू क्या है? तो उसमें डिफाइंड होती हैं पहले से वैल्यूज, ज़ाहिर है इसमें बनी भी नहीं आ रही, हमें पता है। पहली जो है, हर फ्रेम की पहली वैल्यू एक्स है। सही है, मैं हर किसी पे ज़ाहिर बना के नहीं दिखा रहा। हर फ्रेम की पहली वैल्यू जो है, पहले कॉलम की पहली वैल्यू एक्स है। इसी तरीके से हर फ्रेम के सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू पी है, थर्ड वैल्यू आर है और फोर्थ वैल्यू एस है। हर फ्रेम की सेम होगी। सही है, ये सेकंड फ्रेम है, सेकंड फ्रेम का सेकंड कॉलम सेकंड वैल्यू पी है, थर्ड वैल्यू आर है और फोर्थ वैल्यू एस है। इसी तरीके से जो मेरा थर्ड कॉलम है, उसकी थर्ड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास जेड यू है और लास्ट वैल्यू जेड एल है। तो इसी तरीके से आप हर फ्रेम से वैल्यूज पिक कर लीजिएगा। सही है। अब करना क्या होगा, मैंने x की वैल्यू उठाई 0.337, फिर 0.336, माइनस में है तो ये याद रखना कि माइनस भी काम करें। जस्ट मैंने यहाँ पे 0.336 रखा, माइनस रखी। अगली वैल्यू, अगले फ्रेम की मेरी अगली वैल्यू थी -0.337। तो इसी तरीके से बाकी फ्रेम्स में से भी पहली पहली वैल्यू उठा के एक्स में पुट कर लें, फिर पी में, फिर आर में, एस में, जेड यू एंड जेड एल। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास वहां से पिक होके आ जाएंगी। और जैसी बॉडी आपने एक्सएफएलआर पे डिजाइन की है, सेम वैसी डेटकॉम पे भी डिजाइन हो जाएगी। सही। इसके बाद कुछ रैंडम पैरामीटर्स हैं जो अगर आप पुट करना चाहें, बल्कि कुछ तो लाजमी पुट कर ही दें, या जो वैल्यू है वो रहने दें। अच्छा, इसमें क्या क्या है ऊपर से देख सकते हैं। पहला मेरे पास बी नोज है। बी नोज में मेरे पास नोज टाइप पूछ रहा है। अगर मैं 1.0 रखूंगा तो मेरी नोज की शेप राउंडेड होगी, कॉनिकल। 2.0 रखूंगा तो शार्प एज होगा। टेल की इसी तरीके से, अगर मैं बॉडी के टेल की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1.0 रहने दूंगा तो कॉनिकल होगा, 2.0 रखूंगा तो ओजाइव होगी, 3 रखूंगा तो ओमिट होगी। सही है। इसके अलावा मेरे पास BLN है। लेंथ ऑफ बॉडी नोज में कितनी रखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अपनी बॉडी से लेके नोज तक जो बना रहा हूँ, वो जो भी शेप मैंने देना है वो कितने डिस्टेंस तक का देना है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। सही। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी आप लोग यहाँ से देख के पुट कर सकते हैं, सिंपल है। सही। आई टाइप मेरे पास है कि मैं अपना स्ट्रेट विंग रखना चाह रहा हूँ या स्वेप विंग रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर जो है वो अब तक के एयरक्राफ्ट स्ट्रेट विंग ही होते हैं। उनकी हाँ टिप कॉर्ड और रूट कॉर्ड चेंज होती है, मगर मोस्टली विंग्स जो है वो स्ट्रेट ही रखे जाते हैं, तो 1.0 ही रहने दीजिएगा। इसके बाद मैं अपनी विंग की डिज़ाइन पे आता हूँ। तो विंग के डिज़ाइन में आप लोगों ने जाहिर सी बात है अपना स्पैन और कॉर्ड वगैरह सब कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ पे बस यही कुछ चीज़ें मुझसे पूछ रहा है कि मेरा रूट कॉर्ड क्या है और मेरा टिप कॉर्ड क्या है। मैंने कहा जिस तरह हम मोस्टली यही होता है कि रूट कॉर्ड और टिप कॉर्ड में ही फ़र्क होता है, बाकी हम स्वैप तो नहीं करते। अगर किया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है, तो हम मेंशन कर सकते हैं इसी में, यहीं पे हम मेंशन कर सकेंगे। फिलहाल CHR DR जो है मेरा रूट कॉर्ड है और ये मेरा टिप कॉर्ड है, मेंशनड है यहाँ पे। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा स्पैन यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप स्पैन का ये कीजिएगा कि आपका जो भी टोटल स्पैन है ना, उसको आप 2 हिस्सों में बांट के, मतलब टोटल मेरा विंग है, मेरा टोटल स्पैन है, तो आधा स्पैन आप यहाँ मेंशन कर दें, आधा आप यहाँ मेंशन कर दें। सही है। इसके बाद मेरे पास इनबोर्ड स्वीप एंगल की बात कर रहा है। अगर आपने स्वीप एंगल दिया हुआ है तो ठीक है, वरना इसे डिलीट कर दें या कमेंट आउट कर दें। सही है। इसके बाद मेरा ये CHS स्टैट है, जिसमें मेरा कॉर्ड की बात कर रहा है कि कॉर्ड कितना स्वीप एंगल पर है, वो अगर मेंशन करना है तो कर दें। अगर मैंने ट्विस्ट किया हुआ है अपने विंग को तो मेंशन कर दें। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। डायहेड्रल एंगल भी अगर मेरा है विंग का तो मेंशन कर सकता हूँ।
अगर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपने कैलकुलेट की हुई हैं, आपने इंसर्ट करके देखनी है, अपनी टेस्ट के लिए देखनी है, तो आप यहाँ से पिक करके उसका कोड यहाँ से पिक करके उसकी वैल्यू आगे इज इक्वल टू में ऐड कर सकता हूँ। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ का मैं बता दूं कि हम चूंकि बेसिक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हमने एक्सएपएलआर में भी आई गेस आप लोगों ने डीप में नहीं किया होगा काम, तो इसमें भी हम बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे एलेरॉन, रडर या एलिवेटर वगैरह डिज़ाइन नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक चीज़ें अपनी बॉडी, विंग और टेल्स डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने अपना विंग ऊपर पूरा डिज़ाइन तो कर दिया, सारी वैल्यूज़ बता दी, मगर एयरफॉइल नहीं बताई थी। तो वो एयरफॉइल मैं यहाँ बता सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एयरफॉइल अपनी अलग सेलेक्ट की हुई है। उसका नंबर आई गेस 23014 है। अगर मैं चाहूँ, मैं कोई दूसरी यूज़ करना चाह रहा हूँ, सपोज 0015 या 0012, रैंडम बता रहा हूँ, मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो 4 डिजिट है। तो पहले यहाँ पे मैं उसका डिजिट मेंशन करूंगा कि वो कितने डिजिट की एयरफॉइल है, और फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मैंने कौन सा वाला यूज़ करना है। मैं जो भी यहाँ पे मेंशन करूंगा वो इसी वाली वो एयरफॉइल पिक कर लेगा, और उसकी जो भी मेरे पैरामीटर्स मैंने पहले इंसर्ट किए वो ऐड हो जाएंगे। सही है। अब चूंकि मैंने कहा मैं बिल्कुल बेसिक बना रहा हूँ, तो जाहिर बात है हम फ्लैप भी यूज़ नहीं कर रहे। फ्लैप यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको कमेंट आउट कर सकते हो। सही है, एलिरॉन्स भी नहीं बना रहे, हम एलिरॉन्स को भी कमेंट आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल टेल के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल टेल का मैंने यहाँ पे बता दिया मैं कौन सी एयरफॉइल यूज़ करना चाह रहा हूँ। जिस तरह हमने विंग की चीज़ें डिफाइन की हैं, इसकी रूट कॉर्ड, टिप कॉर्ड, स्पैन और स्वेप्ट एंगल, डायड्रल एंगल, अगर ट्विस्ट है तो जो भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने विंग में किया सेम वैसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे भी दोबारा लिखा हुआ है कि किसकी क्या डेफिनेशन है, और जो भी आप वैल्यू रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसी तरीके से वर्टिकल टेल का भी सेम है। रूट कॉर्ड, टिप कॉर्ड, स्पैन अलग रखना है, स्पैन की क्या वैल्यू है मेरे पास, स्वेप्ट एंगल है, या अ, कोई भी अलग वैल्यू है जो मैं ऊपर से पिक करके जो मैंने कैलकुलेट किया मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। सही है, फिन हम ऐड नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो मतलब इस डॉट कॉम की कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह मैंने मेजर किया है, मैंने चेक किया है, तो ये डुअल रडर नहीं डिज़ाइन कर सकता। जिस तरह मैंने अपने एक्सएपलर में डुअल रडर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, हम इस तरीके का मैं सेम डॉट कॉम में डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो हम क्या कर रहे थे कि इसका एक और एक्सटेंशन आता है AC3D के नाम से। वो क्या करता है कि वो डॉट कॉम की फाइल को एक्सेप्ट करता है, मतलब इंपोर्ट हम उसके अंदर कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने खैर अपने इसी एयरक्राफ्ट में मोटर भी फिक्स की हुई है, अपने लैंडिंग गियर्स भी कनेक्ट किए हैं, इसको डुअल रडर भी बनाया है। तो वो फर्दर आगे हम कर सकते हैं अगर मैं अपने उस एयरक्राफ्ट को किसी सिमुलेशन पे चेक करना चाह रहा हूँ, तो जैसे फ्लाइट गियर जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो खैर हम उसको, अगर आप थोड़ा अलग किस्म का बना रहे हैं और वो इसके कोड पे मैच नहीं करता, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता डॉट कॉम, तो आप उसको अमेंड भी कर सकते हैं आगे जाके। सेम जिस तरह मैंने एलेरॉन और फ्लैप्स नहीं बनाए, मैं एलिवेटर भी नहीं बनाऊंगा कि मैं बेसिक बना। अच्छा, किसी ने ऐड करना है वो कर सकता है, उसकी मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं है कि ना बनाए। अगर कोई कर चुका है, उसको आगे बढ़ना है, कोई नई चीज़ सीखनी है, तो वो उसको भी ऐड कर सकता है। वैल्यूज सब वही हैं, सब सेम ही हैं जो हम पहले से देखते हुए आ रहे थे। कोई नई चीज़ हो तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद होती है। सही है, ये दो एयरफॉइल्स हैं, ये वर्टिकल टेल की है। फिन चूंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा था तो मैंने फिन की हटा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा जाहिर सी बात है, हम तो मोटर वगैरह पे काम कर रहे हैं, इस पे पूरा जेट इंजन भी मौजूद है। जेट पावर के नाम से यहाँ पे मौजूद है। उसकी जो भी आपने डायमेंशन रखनी हो, जो स्पीड रखनी हो, प्रेशर रखना हो, टेम्परेचर, वेलोसिटी, सब आप कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो उसी के हिसाब से सिमुलेट करता है। सही है, ये पूरे डॉट कॉम की कोडिंग है। एक दफ़ा आपने ये सारी कोडिंग कर ली, आपने जस्ट इसको यहाँ से करना है सेव। सेव करके आप इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद आपने, मेरी ये साइटेशन की फाइल थी, मैंने इसको सेव कर लिया पूरा। अब मैं इसको कर दूंगा रन। अब यहाँ पे देख लें, एक मेरे पास कोई एरर आया है लाइन नंबर 219 पे। तो हम ये चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 219 पे कैरेक्टर पी का क्या इशू है।
अच्छा, मेरे पास ये कुछ इश्यूज इसलिए आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं की हुई, तो वैल्यू पुट नहीं की हुई तो ये इसको सिमुलेट नहीं कर सक रहा। तो भी जो भी खैर मैंने यहाँ पे पी और एस वगैरह इंसर्ट किया तो वो मैं हटा रहा हूँ। वो जब आप लोग कर रहे हो तो ज़ाहिर है आपके पास वैल्यूज होंगी, तो आप उसको एक साथ ही सिमुलेट कीजिएगा इसमें एंटर करके। सही है, मैं इसे दोबारा सेव कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब जो भी मैंने इसकी नोज की डायमेंशन रखी हुई थी, मैंने विंग का कुछ ट्रिप कोड और रूट कोड देके इसमें भी अलग अलग था, तो थोड़ा सा टर्न आ रहा है। इंजन इसमें लगे हुए हैं, इसमें टेल डिजाइन है, तो जो भी आप लोग की जो भी वैल्यूज होंगी बॉडी की, टेल की, विंग की, वो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इसी तरीके का डिस्प्ले आने लगेगा। इसके अलावा अगर मैंने इसकी वैल्यूज चेक करनी होंगे, जो भी मैंने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे वो सिमुलेट होके मेरे पास क्या वैल्यूज जनरेट हुई हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये है, मेरे पास ये साइटेशन डॉट आउट, जो भी आपके फाइल का नाम होगा उसकी डॉट आउट की एक फाइल बनेगी। आप उस डॉट आउट की फाइल में एंटर करेंगे यहीं से नोटपैड प्लस प्लस से। अब इसमें जो भी वैल्यूज आपने इंसर्ट की थी वो तो आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा जो सिमुलेशन होके डन हुआ होगा ना, ये वैल्यूज आपके पास ये भी मौजूद होंगी। ये खैर ये वाली पहली हमारी काम की नहीं होती, ये हमारी काम की है। आपकी अल्फा की निस्बत से आपका सी डी क्या है, सी एल क्या है, सी एम क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मोमेंट, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, इन सब की वैल्यूज आपके पास क्या जनरेट हो रही हैं ये आपके पास मेंशन हो रहा होता है, जो कि हमारे बेसिकली काम का है। जिस तरीके से आपके पास एक्सेल में आपके पास डायरेक्ट ग्राफ बन के आ रहे थे, इसमें हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं। सही है, ये वैल्यूज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है तो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, वो मेंशन कर रहा होता है। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बॉडी में एरर किया था ना, यहाँ पे मेरी गलती हुई थी, मैंने पी और एस लिख तो दिया था मगर वैल्यूज नहीं डाली थी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, अगर कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा, तो आप डॉट आउट की फाइल में यहाँ पे इस तरीके का एरर लिखा हुआ होगा, तो एरर के हिसाब से वो अपने मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेफ्लार में तो ग्राफ बन रहा था, इसमें ग्राफ नहीं बन रहा। वो ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे जो भी आपकी फाइल का नाम है उसकी एक एक्सेल की फाइल भी बन जाती है। उसी नाम के हिसाब से डॉट सी एस वी की एक्सेल की एक फाइल बनेगी, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे देखें सिंपल सिंपल वैल्यूज आ रही हैं, अल्फा वर्सेस सी डी, अल्फा वर्सेस सी एल, अल्फा वर्सेस सी एम, और बहुत कुछ। अब मैंने बनाना है अपना ग्राफ, तो मैं जस्ट सिंपल दोनों कॉलम्स को पिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा एक ग्राफ का ऑप्शन होता है, ये मैंने ग्राफ यहाँ पे बना लिया। मुझे अपने अल्फा की निस्बत से एंगल, और मेरा अल्फा की निस्बत से एंगल ऑफ अटैक की निस्बत से मुझे मेरा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग मिल गया। अब अल्फा वर्सेस सी डी है, अल्फा वर्सेस सी एल है, अल्फा वर्सेस सी एम है, ये सी एल ओवर सी डी है। अब सी एल ओवर सी डी में बेसिक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इसके बराबर में इसको पेस्ट कर दूंगा, और फिर मैं इसी तरीके से एक और ग्राफ बना लूंगा, तो मुझे सी एल वर्सेस सी डी का भी ग्राफ मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी पूरी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बस एक मसला ये है कि एक्सएफएलआर में तो आप डिजाइन करके सामने अपना आउटपुट देख रहे थे, इसमें बस ये है कि आपको हर दफा इसको सेव करके बाहर आके इसको दोबारा डबल क्लिक करके बैच फाइल के थ्रू रन करके अपना आउटपुट देखना पड़ेगा कि क्या जो मैंने डिजाइन किया वो वैसा डिजाइन हुआ भी या नहीं। सही है, बाकी करना यही है कि हमने अपने जो आने वाले रिजल्ट्स हैं डॉट कॉम के, उनको एक्सएफएलआर के साथ मैच करना है, और ये चेक करना है कि जो भी मेरी वैल्यूज आ रही थी वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं या नहीं। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर मैंने आई थिंक हमारे दोनों लेक्चर्स को कवर कर लिया है, मगर स्टिल आई विल मेक अनदर वीडियो, और शायद वो उसमें फिर मैं टोटली दोबारा क्लियरली अगर किसी को कोई इशू हुआ तो वो समझा दूंगा कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और उनको मैच किया कैसे किया जाता है, और उनको कंपेयर कैसे किया जाता है। सही है, सेकंड मेरी सिक्स लैब में भी वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और आउटपुट्स किस तरीके से आ रहा है। तो आई विल शेयर अगेन, एंड आज के लिए आई होप इतना काफ़ी है। आप लोग डिज़ाइंस कर लेंगे, और कोई भी इशू हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड देन आई विल हैव अनदर सेशन। अल्लाह हाफिज़।